सबसे पहले पोजीशन का साइन बताएंगे इसमें, कह रहा है ना साइन ऑफ पोजीशन बताना है, साइन ऑफ वेलोसिटी बतानी है, साइन ऑफ एक्सेलरेशन बताना है, और इन तीनों को इन 3 सेकंड्स पे बताना है। सबसे पहले 0.3 सेकंड कर लेते हैं। 0.3 सेकंड कहाँ पे होगा? ये 1 सेकंड है ना, तो 1 सेकंड और 0.5 सेकंड से पहले होगा, तो कुछ यहाँ होगा 0.3 सेकंड। समझ में आ रही है बात? पोजीशन किससे दिखला रहे हैं? पोजीशन दिखला रहे हैं एक्स से, हाँ या ना? बताओ पोजीशन का साइन यहाँ कैसा है? नेगेटिव है, गौर से देखो। यस सर। पोजीशन का साइन कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव है। लिखो पोजीशन नेगेटिव हो गया, छोड़ दो, लिखो मत, बाद में लिख लेना। ये देखो, ये 0.3 सेकंड का स्थिति है और यहाँ पे आपका पोजीशन जो है वो नेगेटिव है। सही है? अब एक्सटी ग्राफ से बताइए वेलोसिटी का साइन कैसे निकालेंगे? चलिए पहले पोजीशन का तीनों पॉइंट पे निकाल लेते हैं। 1.2 सेकंड पे आ जाइए। 1.2 सेकंड, ये देखिए ये लगभग 1.5 सेकंड होगा बीचों बीच अगर करेंगे तो 1.2 सेकंड कुछ यहाँ आएगा ना? तो इस पे बताइए आपका पोजीशन कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव दिख रहा है? हाँ। तो यहाँ पे आपका जो एक्स है वो पॉजिटिव है। ठीक, अब कौन सा पॉइंट दे रहा है? -1.2 सेकंड। -1.2 सेकंड का मतलब लगभग यहाँ हो गया। हाँ। ये देखिए ये -1.2 सेकंड की बात हो रही है, ये 1.2 सेकंड की बात हो रही है। ठीक है, दिख रहा है? तो इस पे आपका पोजीशन फिर से देखिए क्या हो रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव हो रहा है ना? पोजीशन नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर से लिख दीजिए नेगेटिव। ठीक, तो इन तीनों पे पोजीशन का साइन लिखते हैं। एक्स यहाँ पे कितना था? नेगेटिव था। यहाँ पे एक्स कैसा था? पॉजिटिव था। और यहाँ पे एक्स कैसा था? नेगेटिव था। अब आइए वेलोसिटी का साइन उठाते हैं। वेलोसिटी का साइन किससे मिलेगा बताइए? पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताइए? बताइए जल्दी बताइए। वेलोसिटी इक्वल टू डैश ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, कैसे निकालेंगे? इतना टाइम लगता है जी बोलने में, है? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, तीनों पॉइंट पे स्लोप निकालिए। चलिए सबसे पहले 0.3 सेकंड पे बताइए स्लोप के बारे में क्या विचार है आपका? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आप क्या कहती हैं? नेगेटिव है। देख लो भाई, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप नहीं पहचान में आ रहा है, नेगेटिव स्लोप हो गया। 1.3 सेकंड में बताइए स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। इस पे बताइए स्लोप कैसा है? आराम से सोच के बताइएगा। 1.2 सेकंड पे देखिए, मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉजिटिव है। यहाँ भी वेलोसिटी पॉजिटिव है। बोलिए वेलोसिटी का साइन निकल गया। अब आइए एक्सेलरेशन का साइन निकालेंगे। अब बताइए एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? पोजीशन टाइम ग्राफ ही आपके पास है। आपके पास ग्राफ कौन सा है? पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, और कोई ग्राफ नहीं है आपके पास। ठीक, वेलोसिटी तो आपने बोल दिया कि चलिए स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे? बात एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या देगा? कुछ भी। इफ एक्सटी ग्राफ इज कंकेव, इसका मतलब ये हुआ कि उसका स्लोप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। स्लोप उसका क्या होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है बताइए? पॉजिटिव। इसी तरह अगर एक्सटी ग्राफ कन्वेक्स हो गया, ये पहली बार बता रहा हूँ क्या? नहीं। तो उसका स्लोप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर एक्सटी ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या देखना है कि ग्राफ कनकेव हिस्से पे है कि कन्वेक्स हिस्से पे है। अगर कनकेव हिस्से पे होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर कन्वेक्स हिस्से पे होगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। वो 0.3 सेकंड पे कनकेव हिस्से पे है कि कन्वेक्स हिस्से पे है? कनकेव हिस्से पे है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा यहाँ पे। नेक्स्ट 1.2 सेकंड पे बताइए। कन्वेक्स हिस्से पे है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अच्छा ऐसे ये हो गया साइन कन्वेंशन। चलिए 3.21 देखिए क्या कहता है? पार्टिकल गिव्स एन एक्सटी प्लॉट, पार्टिकल गिव्स एन एक्सटी प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन. Three different time intervals are shown. In which interval is the average speed greatest? In which interval it is the least? Give the sign of average velocity for each interval. पहले तो ये बताओ एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है?
इन तीनों के तीनों जो इंटरवल दिए हैं इसमें टाइम इंटरवल सेम है, यानी T2 माइनस T1 की अगर आप बात करें तो ये तीनों के तीनों केसेस में क्या है बताइए। सेम। तो खाली आपको x2 माइनस x1 देखना है कि किसमें x2 x1 का गैप सबसे ज़्यादा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, x1 और x2 का गैप सबसे ज़्यादा किसमें है ये देखना है। समझ में आ रही बात? और ये भी देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक, तो अभी ग्राफ में कुछ लाइंस बनाऊंगा जिससे देखने में आसानी हो। ठीक है, अभी आपको लाइंस बता रही हैं कि उन तीनों इंटरवल में x1 x2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी फर्स्ट इंटरवल देखिए अपना। फर्स्ट इंटरवल के अंदर ये x इनिशियल आपका है, ये है x इनिशियल और ये है x फाइनल। इनका गैप देख लीजिए, ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट इंटरवल की। ठीक है, इसीलिए मैं 1 2 नहीं लिख रहा हूँ, मैं x इनिशियल और x फाइनल लिख रहा हूँ। सो x इनिशियल 1 x फाइनल 1। अब इसका गैप दिख गया आपको। अब ये देखिए, इसमें तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही जगह है। ठीक है, ये x फाइनल ऑफ 2 है और ये वाला लाइन x इनिशियल ऑफ 2 पे आके टकरा रहा है, ऑलमोस्ट दोनों सेम जगह है। और तीसरा है, ये इसका है x इनिशियल ऑफ 3 और ये है x फाइनल ऑफ 3। चलिए कमेंट कीजिए, तीनों में से x फाइनल माइनस x इनिशियल किसका सबसे ज़्यादा आया है? थर्ड का। तो थर्ड का x फाइनल माइनस x इनिशियल सबसे ज़्यादा आया है। सही है ना? ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट होगा। तो इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट, तो हम बोलेंगे थर्ड इंटरवल। ठीक है, ग्रेटेस्ट जो होगा वो थर्ड इंटरवल में, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ही बात करते हैं ना जब कंपैरिजन करना होता है। थर्ड इंटरवल हो गया। अब आइए कहता है कि इसमें साइन किसका कैसा होगा। तो पहले में x फाइनल माइनस x इनिशियल आपका पॉजिटिव हो रहा है। बोलिए, हो रहा है? x फाइनल माइनस x इनिशियल आपका पॉजिटिव हो रहा है। दूसरे में भी छोटा है, बट यहाँ भी आपका x फाइनल माइनस x इनिशियल अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इंटरवल 1 के अंदर x फाइनल माइनस x इनिशियल पॉजिटिव है, इंटरवल 2 के अंदर भी x फाइनल माइनस x इनिशियल पॉजिटिव है, लेकिन इंटरवल 3 के अंदर आप देखिए क्या है, फाइनल का ऑर्डिनेट ही नेगेटिव है आपका। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका x फाइनल माइनस x इनिशियल जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। बोलिए, आएगा? तो इसमें आपका एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सही है? अरे ये -6 होगा, ये -4 होगा, तो माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा ना। तो साइन अगर दिया जाए तो तीनों का साइन मैंने आपको दे दिया है। फर्स्ट इंटरवल की अगर आप बात करें, वी एवरेज क्या होगा? पॉजिटिव। सेकेंड इंटरवल की आप बात करें, वी एवरेज क्या होगा? पॉजिटिव। थर्ड इंटरवल की बात करें, वी एवरेज हो जाएगा नेगेटिव। बट मैग्नीट्यूड वाइज थर्ड इंटरवल सबसे ज़्यादा है। बोलिए, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो इन तीनों इंटरवल में हमें एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, किस में ज़्यादा होगा। और पॉजिटिव डायरेक्शन इज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन मानना है जिसमें स्पीड बढ़ रही हो। तो v और a का तीनों इंटरवल में हमें साइन बताना है। v क्या है? स्पीड इज़ ग्रेटेस्ट। स्पीड किस इंटरवल में सबसे ज़्यादा है वो भी देखना है हमें। और व्हाट आर द एक्सेलरेशंस एट द पॉइंट a, b, c एंड d, मतलब इनका साइन बताना होगा। ठीक है, साइंस ऑफ v एंड a बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए ग्राफ पे आ जाइए। अब कौन सा ग्राफ है बताइए? स्पीड टाइम ग्राफ है। हाँ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हमें एक्सेलरेशन का आइडिया लेना है, एक्सेलरेशन फ्रॉम वीटी ग्राफ इज इक्वल टू स्लोप होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता तो एरिया निकालना रहता। ये भी बता देता हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत यहाँ है नहीं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता फ्रॉम वीटी ग्राफ तो हम निकालते क्या? एरिया निकालते। ठीक है, अब आइए पहले इंटरवल में। अब पहले कुछ लाइंस बनाता हूँ जिससे स्पीड का चेंज पता चले। अब देखिए, तीनों केसेस में प्लॉट कर दिया मैंने और V1 V2 निकाल इनिशियल फाइनल की बात की है। तो यहाँ देखिए, पहले वाले में ये आपका V इनिशियल है 1 का और ये आपका V इनिशियल है 1 का, V फाइनल है 1 का, आई एम सॉरी। ठीक, सेकंड केस में देखिए, ये आपका है V इनिशियल 2 का और ये है आपका V फाइनल 2 का। ठीक है, इसमें इनिशियल ज़्यादा है फाइनल से। और तीसरे केस में आपका V इनिशियल ऑफ थर्ड केस इज़ V फाइनल ऑफ थर्ड केस। अब आइए एक एक करके बात करते हैं।
बताइए एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा किस में आएगा? टाइम इंटरवल तीनों सेम है। मैं बताऊं कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल का जो वैल्यू है दैट इज़ सेम इन ऑल इंटरवल। सभी इंटरवल में उसकी वैल्यू क्या है? सेम है। क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ, ठीक है? बोलिए समझ में आ रहा है? और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल, करेक्ट? अब बताइए किस में एवरेज एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा आएगा? V initial 2 और V final. सेकंड में गैप सबसे ज़्यादा है, Yes. ठीक है? तो a एवरेज की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो second interval. तो सेकंड इंटरवल का ग्रेटेस्ट, उसके बाद किसका है? उसके बाद first. उसके बाद फर्स्ट का है, 10 second. उसके बाद किसका है? Sorry. D. वो तो ज़ीरो ही है। तो वो कौन सा इंटरवल है? थर्ड इंटरवल है ना। Third interval. हो गया कंपैरिजन। लेकिन साइन बताइए एवरेज एक्सेलरेशन का। अगर इसमें बात करें तो v फाइनल माइनस v इनिशियल फर्स्ट में तो पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है ना। सेकंड में क्या आ रहा है? v फाइनल माइनस v इनिशियल। फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा है, ठीक है? तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो साइन है, साइन ऑफ a एवरेज की बात कर रहे हैं हम। कहाँ पे बात कर रहे हैं? एट a, जल्दी जल्दी बोलिए। एट b बताइए, एट c बताइए फटाफट, चलिए बोलिए। b पे नेगेटिव है, a पे क्या है? a पे पॉजिटिव है, फाइनल ज़्यादा है, और c पे ज़ीरो है, ठीक? अब हर पॉइंट पे आपको स्पीड का साइन बताना है। तो a के आजू बाजू अगर आप स्पीड देखें तो आपका स्पीड देखिए सारा पॉजिटिव है, स्पीड कहीं भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि स्पीड तो डायरेक्टली ग्राफ से निकालेंगे ना। समझ में आ रही है बात? अरे भैया इस ग्राफ में स्पीड नेगेटिव होने का मतलब ये ग्राफ किधर बनता? नीचे बनता, टी एक्सिस के। तो स्पीड टाइम ग्राफ है ना। तो अगर साइन ऑफ स्पीड की बात करें, मतलब इस वेलोसिटी की, साइन ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव एवरीवेयर Yes. इन ग्राफ। बोली सही है? Yes. तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हो गया कंपैरिजन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, u इक्वल टू 0 से शुरू कर रहा है, u इक्वल टू 0 से शुरू कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इनफैक्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लेते हैं एक्सेलरेशन को। और उसके बाद 10 सेकंड के लिए रोड पे चल रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। आफ्टर 10 सेकंड मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट 10 सेकंड के लिए, और उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो आपको nth सेकंड का प्लॉट बनाना है। अब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हमने nth सेकंड का डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा हुआ है, पहले हम उस फार्मूले को रिविजिट करते हैं। ये बताइए s nth सेकंड का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड? किसी भी टाइम displacement. डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड मतलब किस टाइम से किस पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट? इट इज़ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 second. And n माइनस 1 सेकेंड टू t इक्वल टू n सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड का मतलब डिस्प्लेसमेंट बिटवीन n माइनस 1 सेकेंड टू डिस्प्लेसमेंट अप टू n सेकेंड। जैसे अगर कोई कहता है फर्स्ट सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड, तो इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 1 सेकेंड। अगर कोई कहता है थर्ड सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, 2 से लेकर तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। अगर कोई कहता है 7th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, 6 तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 6 सेकेंड्स टू 7 सेकेंड। तो nth सेकेंड जो होता है 1 सेकेंड का एक इंटरवल होता है। तो अगर आप nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? ये देखिए, पहले मैंने 2 लाइनें बनाई हैं, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ठीक। अब ये किस समय का टाइम दिखा रहा है? ये दिखा रहा है t इक्वल टू 0 का, ये दिखा रहा है t इक्वल टू n, ये भी दिखा रहा है t इक्वल टू 0, और ये दिखा रहा है t इक्वल टू n माइनस 1। ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये होगा SN। SN मतलब 0 टू n, 0 टू n सेकेंड्स तक का। और ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हम लोग S1 ले लेते हैं या SN ले लेते हैं, जो भी लिखना है, 0 से n सेकेंड का। और दूसरा है n माइनस 1 सेकेंड तक का, 0 से लेके कहाँ तक?
n-1 सेकंड तक। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। हमें निकालना है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये होगा हमारा कौन सा डिस्प्लेसमेंट बताइए, nth सेकंड। बोले समझ में आ रहा है? t इक्वल टू n सेकंड से n-1 सेकंड से शुरू करके t इक्वल टू n सेकंड तक जो इंटरवल एक्सटेंड होगा उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड। अब ये निकालेंगे कैसे? तो बहुत सिंपल तरीका है। क्या करेंगे बताइए? एस nth निकालने के लिए सबसे पहले 0 से लेके n तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, जिसको हम कह सकते हैं un प्लस हाफ an²। क्या कह सकते हैं? और इसमें से माइनस करेंगे किसको? किसको माइनस करेंगे बताइए? 0 से लेके n तक का निकाल लिया, अब इसमें से किसको माइनस करेंगे? n-1 और n वाले। नहीं हाँ, तो क्या लिखे? क्या से ये होगा एस nth का। 0 से n तक का ये हुआ और 0 से n- तक का ये हुआ, n-1 तक का, दोनों को माइनस कर दीजिए। 0 से n का डिस्प्लेसमेंट, 0 से n सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट, माइनस 0 से n-1 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है? ये पॉइंट दिखाता है जहाँ पे वो है n सेकंड के बाद, और ये पॉइंट दिखलाता है जहाँ पे वो है n-1 सेकंड के बाद। इन दोनों को माइनस करेंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा, इक्वेशन खोलिए, होल स्क्वायर तोड़िए, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा आपको? u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। ये nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है और इसको याद रखना है। ठीक है? अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर u का वैल्यू कितना है? 0 है। ठीक? a का वैल्यू दिया हुआ कितना? 1 मीटर पर सेकंड। और पहले 10 सेकंड तक क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, मतलब 10th सेकंड तक हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैं। अब आइए इस जरा s का इक्वेशन देखते हैं। अगर s का इक्वेशन इसके लिए लगाएं तो आपका जो SNth होगा, यानी nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, वो पूरा 0 हो जाएगा। SNth पूरा 0 हो जाएगा। नहीं, तो क्या 0 हो जाएगा? u 0 हो जाएगा। ठीक, तो बचा क्या? हाफ 1 हो जाएगा। 2n-1। अब ये n पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इसका प्लॉट बनाना है। तो ये तो लीनियर इक्वेशन है। s और n में लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? दोनों का पावर 1 दिख रहा है। तो पहला ग्राफ जो हमें बताना है वो बताना है 0 से 10 सेकंड तक s nth वर्सेस n का। देखिए लिखा हुआ है ना, s nth वर्सेस n का ग्राफ बनाना। 0 से 10 सेकंड के बीच में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 0 से 10 सेकंड के बीच में जो आपका s nth का इक्वेशन आ रहा है, फ्रॉम t इक्वल टू 0, से t इक्वल्स टू क्यों कह रहा हूँ मैं t इक्वल टू 10 सेकंड तक? क्योंकि वहीं तक एक्सेलरेशन था। वो आपका आ रहा है कितना? वो आ रहा है आपका हाफ a इंटू 2n-1। तो ये तो वैल्यू इससे निकल जाएगा, जहाँ a की वैल्यू 1 दी हुई है, तो बेसिकली ये 2n-1/2 हो गया। राइट। और 10 सेकंड के बाद आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहे हैं, तो आप 10 सेकंड पे वेलोसिटी भी निकालेंगे। 10 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी होगी वो भी आप निकाल लीजिए। व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड? 10 सेकंड की वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 1 है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। एक्सेलरेशन 1 होने का मतलब आपका स्पीड वहाँ हो गया 10 मीटर पर सेकंड। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद हर सेकंड में बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहे हैं, देन द डिस्प्लेसमेंट एवरी सेकंड विल बी सेम। ठीक है? अब इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले nth सेकंड में फर्स्ट सेकंड की वैल्यू डालिए, n इक्वल टू 1 की वैल्यू डालिए। तो आपको s nth की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए? 2-1 ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हम 1 डालते हैं और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा वो होगा कितना? 0.5। 0.5। ठीक है? 0.5 होगा। अब आप इस सोचो ना जरा, s nth को n से प्लॉट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन ही तो आएगा ना। हाँ, ठीक है? n को आपने कितना पुट किया अभी? 1 पुट किया, और 1 पे आपकी वैल्यू कितनी आई? 0.5। तो मान लीजिए कि ये 0.5 है, ये मान लीजिए 1 है हमारा। ठीक है? तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट और निकाल लिए तो आपका काम हो जाएगा। एक काम कीजिए, s nth को 0 पुट कीजिए, n की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको बताइए? n की वैल्यू 1/2 मिलेगी ना। s nth को 0 पुट करोगी, s nth को 0 पुट करोगी तो ये ग्राफ यानी शुरू यहाँ से होगा 1/2 सेकंड से। सही है? इसको स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। समझ में आई बात?
कहाँ से कहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन होगा? 10 equals to 10 seconds. t इक्वल टू 10 सेकंड तक ये स्ट्रेट लाइन होगा। बोलिए समझ में आ रहा है? Yes. इट विल स्टार्ट फ्रॉम हाफ एंड इट विल बी स्ट्रेट लाइन। आपको कोई दो कोऑर्डिनेट, देखिए स्ट्रेट लाइन अगर आपको इक्वेशन पता चल चुका है तो आपको ग्राफ बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। कोई भी दो कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा, और उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। समझ में आ रही है बात? जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 10 पुट कर दीजिए, 10 पुट करिएगा तो क्या आएगा? 20. अगर आप 19 n को 10 upon पुट कर दें यहाँ पे, हाँ पुट करके देखिए, बताइए आंसर बताइए। 10 पुट कीजिए यहाँ पे, 19 upon अपॉन 2. 2 तो ये हो गया 2 9 सा 9.5 होगा, 9.5 9.5 होगा। अच्छा 9.5. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। कोई भी दो पॉइंट आपको चाहिए, मैंने 3 पॉइंट इनफैक्ट लिए यहाँ पे, आप कोई भी 2 पॉइंट लेके ग्राफ बना सकते हैं। सो एस एन एथ का ग्राफ एन के साथ डायरेक्टली पुट, लेकिन उसके बाद आप एन की वैल्यू जो भी रखिए, आपको हर सेकंड में 10 मिलेगा। ठीक है, किसका वैल्यू? एस एन एथ का। 11वें सेकंड में भी 10 मिलेगा, 12वें में भी n मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आपकी स्पीड क्या हो गई है बताइए? यूनिफॉर्म हो गई है। Uniform would be exactly in equal ठीक है। interval of time. समझ में आ रही है बात? तो उसके बाद जो आपको मिलेगा वो 10 मिलेगा, हैं? तो एक ग्राफ जो है ये क्या बोला, समझ में आया? रियलिस्टिक 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड से देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट सेकंड से देखेंगे तो ग्राफ की शुरुआत 1 सेकंड से होगी, 10 सेकंड तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा? ठीक, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन उससे पहले 0.5 आपने जो पॉइंट यहाँ लिया था कि आपने एस एन एच को 0 पुट करके एन हाफ निकाला था, वो केवल प्लॉटिंग के लिए यूज़ होगा, उसको ग्राफ में नहीं इंक्लूड करिएगा, क्योंकि आपको फर्स्ट सेकंड से प्लॉट करना है, फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, अब उसके बाद ये 11वें सेकंड से क्या होगा? 11वें सेकंड से आपका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल इस तरह से होगा, ये 10 के पैरेलल होगा, और आप हर सेकंड में उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड मूव करेंगे, तो आपका उसके ऑनवर्ड्स जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, 11वें सेकंड का। हाँ, अगर आप 11वें सेकंड की ग्राफ की बात करेंगे S11, तो ऐसा आएगा ना फिर। तो फिर 9.5 और 10 के बीच वाला ग्राफ तो ऐसे तो वो अभी भी यूनिफॉर्म 10 तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, लेकिन आप एस एन एच सेकंड में निकाल रहे हैं ना, केवल उस सेकंड का ग्राफ, पूरा कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है ये हर एन एच सेकंड का ग्राफ है। ठीक है, 10 से लेके 11 के बीच में जो होगा यूनिफॉर्म मोशन चलेगा। समझ में आई बात? तो 11वें सेकंड का ग्राफ आप यहीं से इंक्लूड, आप 11वें सेकंड को अलग मत मानिए। अगर आपने 10 सेकंड तक का ग्राफ बनाया है, ये 10 नहीं है 10th सेकंड है, आप समझिए, तो ये थोड़ा आगे और बढ़ेगा, अपना 10 कंप्लीट करेगा, और ये पीछे वाला भी पॉइंट 10 तक है। ये दोनों कोइंसाइड ग्राफ है, अलग अलग ग्राफ नहीं है। आप प्लॉट कर रही हैं एक्स एक्सिस पे nth सेकंड को, सेकंड से नहीं प्लॉट कर रही, तो डिसकंटिन्यूस वाली वैल्यू प्लॉट करेंगी ना। nth सेकंड 10.5 कैसे हो सकता है, ये समझाइए मुझे। nth सेकंड या तो 10th हो सकता है या 11th हो सकता है, तो उसके बीच में डिसकंटिन्यूटी तो होगी होगी। समझ में आई बात? nth सेकंड 10.5 थोड़ी हो सकता है। तब बॉल खड़ा है लिफ्ट में, बॉय खड़ा है लिफ्ट में, और उसने एक बॉल को ऊपर फेंका है, जितनी स्पीड से वो फेंक सकता है उतनी स्पीड से फेंका है। ठीक है, और स्पीड 49 मीटर पर सेकंड है, लिफ्ट ऊपर से खुला है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू इट्स हैंड? पहले ये पार्ट निकालो, किस तरह से निकालोगे बताओ? रिटर्न टू हैंड करेगा तो इसका मतलब क्या जीरो हो जाएगा? जहाँ से फेंका है और जहाँ तक उसके हाथ में गिरा है, उन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है, तो लगा सकते हैं ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जहाँ से चला है और फिर उसके हाथ में वापस आके गिरा है, तो इसके बीच में क्या जीरो हो जाएगा बताओ? एस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, वही तो कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ए आपको पता है, एस डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 49। एक कन्वेंशन ले लीजिए, बताइए किधर लीजिएगा पॉजिटिव? यू के डायरेक्शन में ले लीजिए, तो ए आपका फिर नेगेटिव हो जाएगा। चलिए इक्वेशन यूज़ कीजिए, टाइम निकालिए, कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे? बिल्कुल ठीक है, करिए। एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे भैया अभी तक ये देखो देखो देखो, इसको 0 पुट करके यहाँ देखो, रिजल्ट याद करो ना, मतलब कुछ रिजल्ट तो याद करोगे। यहाँ आ गया u t माइनस
हाफ जी टी स्क्वायर, सही है। यहाँ से टी निकालोगी तो 2u/g आ जाएगा। यही तो अभी थोड़ा देर पहले मैं बता रहा था। तुमको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम पता है, कितना पता है, डायरेक्ट याद है ना तुमको, क्या बोलती हो, u/g बोलती हो। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम क्या बोलती हो, तो वापस आने का टाइम भी कितना होगा, सिमेट्री, तो 2u/g हो जाएगा टोटल टाइम। जाने में u/g, आने में u/g, कितना आया टाइम बताओ जल्दी। 49 डिवाइडेड बाई 10 सेकंड आ गया ये। 49 इंटू 2 आ गया 98, 98 बाई 9.8, 10 सेकंड आ गया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, द बॉय बिगिंस टू थ्रो बॉल अगेन विद द मैक्सिमम स्पीड ही कैन, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न हिज हैंड। आइए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट रिलेटिव से बनेगा, तो सेकंड पार्ट में आप जो भी कुछ लीजिएगा वो रिलेटिव टू लिफ्ट लीजिएगा, सही है। यहाँ देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, टेकिंग रिलेटिव मोशन विथ रेस्पेक्ट टू होम, लिफ्ट। अब वही सब डेटा आपको फिर से बोलना है, लेकिन इस बार लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बोलना है। लिफ्ट को रोक दिया हमने और लिफ्ट जा रहा है ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से। चलिए बताइए इस बार आप यू कितना बोलिएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, बताइए कितना होगा, यू रिलेटिव कितना दिया है, करके बताओ ना, ऐसे लाइन बाय लाइन थोड़ी होगा। वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना फेंक रहा था, कितनी स्पीड से फेंक रहा था बॉल को, 49 से बॉल को फेंक रहा था, -5, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। कितना आ गया ये, 44 मीटर पर सेकेंड। चलिए एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट बताइए, इसको लिए आप लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल कितना है, -g है। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना है, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। अच्छा लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है, अरे यूनिफॉर्म स्पीड दे रहा है तो क्या होगा उसका एक्सेलरेशन, 0, तो ये हो गया -9.8 मीटर पर सेकंड। और एक बार फिर से उसके हाथ में रिटर्न आएगा तो इसका मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा ना। अगर आप लिफ्ट में खड़ी है, आपने बॉल फेंका, बॉल आपके हाथ में वापस आ गया, तो आपके रेस्पेक्ट में बॉल की क्या डिस्प्लेसमेंट हुई, 0 ही हुई। लिफ्ट से चला, लिफ्ट पे आ गया, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में क्या डिस्प्लेसमेंट हुई। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल माइनस डिस्प्लेसमेंट टू लिफ्ट। इसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा। इसीलिए तो फायदा होता है ना रिलेटिव लगा के, कि हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकालने पड़ते। भाई हमने लिफ्ट को रुका हुआ मान लिया, बॉल लिफ्ट से चला था, लिफ्ट पे वापस आ गया, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमें निकालना है टी, फिर से एक बार करके दिखाइए, फिर से वही इक्वेशन लगाइएगा। बस इक्वेशन का फॉर्मेट होगा एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी माइनस, मतलब प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, और जिस साइन कन्वेंशन से हमने वैल्यू डाली है उससे वैल्यू डालिए। बताइए इक्वेशन क्या बनेगा, ये 0 हो जाएगा। अरे बेटा यहाँ से फिर से एक बार वैसे ही रिलेशन आ जाएगा। पिछले बार कितना आया था टाइम का, 2u/g, इस बार आएगा 2u रिलेटिव बाई ए रिलेटिव आएगा। ए रिलेटिव नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है, या जी ही लिख दीजिए चलिए, क्योंकि उसमें कोई चेंज तो है नहीं। मैंने ए रिलेटिव इसलिए लिखा था बिकॉज मैं आपको बताना चाहता था कि आंसर का जो फॉर्मेट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अगर ए रिलेटिव को नेगेटिव डाल देते हैं तो ए रिलेटिव तो नेगेटिव ही होगा ना, -g है तो अल्टीमेटली जो आपका टाइम आएगा दैट विल बी 2u रिलेटिव बाई जी। अब u रिलेटिव कितना बताइए, 44 इंटू 2 कितना हो गया, 88 को लगभग 10 से डिवाइड कीजिए तो इस बार आपका टाइम जो हो जाएगा 8.8 सेकंड हो जाएगा। मिलाइए आंसर। ये जो बॉल फेंकने की रफ्तार दी हुई है, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट फेंका जा रहा है 49 से, ये गड़बड़ हुई है, ठीक है। हाँ बोलते गए, क्योंकि आप लिफ्ट में खड़े हैं और आप अपनी सामर्थ्य से फेंक रहे हैं, तो लिफ्ट की वेलोसिटी भी तो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है ना। ये जो 49 आपको पहले फेंक रहे थे वो स्टेशनरी लिफ्ट में फेंक रहे थे, मतलब लिफ्ट रुकी हुई थी, तो एक तरह से वो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है जो पहले आप फेंक रहे थे। अब लिफ्ट भी चल रहा है, इसकी वेलोसिटी का भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है। इसको आप क्या लिखेंगे, इधर देखो, इसको आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। और ये वेलोसिटी कितना है बताइए, ये वेलोसिटी है 49, ठीक। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बॉल का वेलोसिटी आएगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो कितना आएगा बताइए, दैट इज़ 49 प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। बोलिए हाँ या ना। और लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है, 5, सेम डायरेक्शन में है, लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है,
तो लिफ्ट की वेलोसिटी अगर यहाँ से हम 5 पुट कर दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा बताइए, 49 और 5 54 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? ये है आपका वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ग्राउंड, ग्राउंड के एक्चुअल, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो पहले ही दिया हुआ था बेवकूफ़। हाँ, लिफ्ट पहले रेस्ट पे था, अब मूव करना। तो इसलिए जो 49 आप फेंक रहे थे वो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट भी कह सकते हैं और वेलोसिटी ऑफ बॉल भी कह सकते थे पहले, लेकिन एक्चुअली वो क्या था, वो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बोला जाएगा, क्योंकि लिफ्ट को आप रेस्ट में लेके चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सही। ये जो 49 दिया हुआ है पहले भी और बाद भी, पहले दिया हुआ था उस सिचुएशन में लिफ्ट आपका रेस्ट में था ना, हाँ, लेकिन सेकंड सिचुएशन में तो लिफ्ट मूव कर रहा है ना, तो उसकी वेलोसिटी भी तो मिलेगी बॉल को, तो बॉल को तो रिजल्टेंट लेना पड़ेगा ना। अब रिजल्टेंट बॉल का कितना वेलोसिटी है, 54, लेकिन आपको इक्वेशन में क्या चाहिए, रिलेटिव चाहिए। तो आप 54 में से 5 जब माइनस करेंगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा बताइए, 49 मिल जाएगा। बोलिए मिलेगा? यस सर। यानी आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं थी, आपको चाहिए ही था वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, और आपको मिला ही हुआ वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो आप डायरेक्ट 49 ही डालेंगे आप, ठीक है। ये जो 49 है, ये 49 है, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है, ठीक है। फर्स्ट केस में यही वेलोसिटी ऑफ बॉल भी था, क्यों? क्योंकि लिफ्ट चल ही नहीं रहा था तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सेकंड केस में क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। जो बंदा लिफ्ट में खड़ा है उसको दिख रहा है 49 मीटर पर सेकंड, मैंने 49 से फेंका, आप लिफ्ट में खड़े तो आपको दिखेगा 49, हाँ। लेकिन मेरा लिफ्ट अगर 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो जमीन वाले बंदे को थोड़ा ना 49 दिखेगा, नहीं, उसको उसकी ज़्यादा बड़ी हुई उसमें तो 49 प्लस 5 जुड़ जाएगा ना उसके लिए। समझ में आ गई बात? इसीलिए आपका आंसर क्या आया बताइए, सेम है। तो गलती कहाँ हो सकती है, समझ में आया? समझ में आया गलती कहाँ हो सकती है? क्वेश्चन पढ़ गए। हाँ, वहाँ गलती हो सकती है, इसलिए आपका आंसर जब आप निकालेंगी तो सेम आएगा। जिसको आप यू समझ रही हो यू नहीं है, वो यू रिलेटिव है, तो आपका 10 सेकंड का आंसर जो आएगा वो सेम है। मतलब 9.8 ये भी होगा। ये 9.8 है, 98 है, 49 इंटू 2 तो कितना है, 10 सेकंड आएगा ना। ये तो 9.8 है, इसमें कहाँ कोई चेंज आया? बोले समझ में आया? तो हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, कोई एक चीज़ रुकी रहे उसके रेस्पेक्ट में जो स्पीड होती है, जब वो चलने लगे तो फिर उसमें जो पैसेंजर है उसको व्हीकल का भी तो फैसिलिटी मिलेगा ना, उसको लिफ्ट, उसकी वेलोसिटी मिलेगी ना। यस सर, फर्स्ट केस में स्टेशनरी लिफ्ट और सेकंड केस में लिफ्ट। जिस चीज़ का बाद में मोशन होने वाला है, अगर शुरू में उसके रुके होने पे वेलोसिटी दी जा रही है, मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी है, बाद में उसका मोशन भी उसको इन्फ्लुएंस करेगा। क्लियर? यस। चलिए पढ़ लिया क्वेश्चन। ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विथ ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर between his father and mother located 50 meter apart on the moving belt. The belt moves with a speed of 4 km per hour. For an observer on the stationary platform outside it, what is the speed of child running in the direction in the motion of the belt? पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव लीजिए, रिलेटिव का क्वेश्चन है, तो हम राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम दैट राइटवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ठीक। अब आइए, चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विथ ए स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट। तो इस बात को आप बढ़िया से समझ लीजिए कि ये जो वेलोसिटी है ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड है ना सी, विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट बी, ये दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अच्छा, बेल्ट मूव्स विथ ए स्पीड, बेल्ट का ओरिजिनल वेलोसिटी दिया हुआ, तो रिवर जैसे आप लेती हैं वैसे आप बेल्ट ले लीजिए। यहाँ पे समझ रही हैं, 4 kph। अब समझ में आ रहा है? ऐसे ही वो पत्थर जो फेंका था 49 से ना, वो बेल्ट के रिस्पेक्ट में है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में था पिछले क्वेश्चन में। लिफ्ट में खड़े आदमी जो हैं उनको दिखेगा वो स्पीड, लेकिन बाहर वाले आदमी को नहीं दिखेगा, क्योंकि बाहर वाले आदमी को लिफ्ट का जो एडिशनल स्पीड है वो भी दिखेगा। आप बस में मूव कर रही हैं, बस जा रही है धीरे धीरे, बस जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, आप पिछली सीट से उठ के अगली सीट पे गई, आपका स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर जाने का। बस में जो यात्री चल रहा है उसको आपकी स्पीड कितनी दिखेगी, 5 किलोमीटर पर आवर दिखेगी। ज़मीन पे जो खड़ा उसको 5 थोड़ी दिखेगा, उसको बस के साथ भी दिखेगा ना, तो 10 में से 10 प्लस 5 ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो आपकी स्पीड है बस के रिस्पेक्ट में है, रिलेटिव है। समझ में आ रही है बात? ये है कहानी। अगर आप पीछे जाती तो बस का माइनस होता उसमें से, वो डायरेक्शन के हिसाब से फिर मत, तो आप इतना पीछे और आगे का याद मत कीजिए कि किस में जुड़ेगा किस में घटेगा। आप बस इतना याद रखिए
कि अगर मैं बस में चल रही हूँ और मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के मैं अब रफ्तार से चल सकती हूँ, तो अब चलते हुए बस में मेरी ये जो स्पीड है बस के रिस्पेक्ट में इतनी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इतनी नहीं होगी। अगर बस 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो ज़मीन वाले को मैं 5 किलोमीटर पर आवर से चलती हुई दिखेंगी? बिल्कुल नहीं, उसको तो बहुत ज़्यादा स्पीड दिख रही होगी आपकी। समझ में आ रही है बात? तो ये जो चलती फिरती व्हीकल्स हैं, इनमें जो हमारा अटेम्प्टेड वेलोसिटी होता है जिससे हम जा सकते हैं, जो हमारी क्षमता वाली वेलोसिटी है तो हमारी क्षमता वाली, लेकिन चूंकि बस चल रहा है तो ये रिलेटिव टू बस है, ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए नहीं है। ठीक है। इसी तरह एक वर्ड होता है मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी बुलेट का होता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। मजल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। जब गन फायर करते हैं तो बुलेट किधर जाता है? बुलेट फायर करते हैं तो गन किधर जाता है? पीछे आता है, पीछे जाता है। आता है ना। तो ये जो मान लीजिए 1000 मीटर पर सेकंड से बुलेट फायर हुआ, तो जो 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड हुई, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन है। अब जब वो गन से निकला उस समय गन की वेलोसिटी भी देखनी पड़ेगी, ऑब्वियसली वो माइनस होगा इस बार, क्योंकि गन पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा। बट लिख के रिलेटिव से आपको करना है ना। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी मजल, तो मजल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन। इधर देख लो पहले, उसके बाद छपाई कर लेना, मिटाऊंगा नहीं, ठीक है। सो मजल वेलोसिटी का मतलब ये होता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। तो अगर वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन में गन की वेलोसिटी को वेक्टोरियली जोड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ वेक्टोरियली जोड़ना पड़ेगा, मैं खाली ये नहीं कह रहा हूँ कि जोड़ना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ वेक्टोरियली जोड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका बंदूक से गोली निकला 1000 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ, और गन रे रिकॉइल किया 100 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ, तो यहाँ क्या पुट करेंगे? यहाँ +1000 पुट करेंगे और यहाँ -100 पुट करेंगे, अपने आप उसको नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। अब ये लेक्चर में रहेगा, अभी लिखना है तो लिख लीजिए, थोड़ी देर बाद मिटाऊंगा। अब आइए यहाँ पे बेल्ट का स्पीड दे दिया, बच्चे का स्पीड दे दिया। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड के लिए। देखिए यहाँ लिख रहा है ऊपर में, ये सब कुछ आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? फॉर ऑब्जर्वर ऑन ए स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। ध्यान से सुनिए, तो ऑब्जर्वर ऑन स्टेशनरी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मतलब कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यानी ओरिजिनल निकाल रहे हैं। अब इधर देखो, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट का वैल्यू कितना होगा? VC माइनस VB का वैल्यू है 9। बोलिए हाँ है। और अभी टू एंड फ्रो कर रहा है, लेकिन अभी इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, क्योंकि हम राइट की तरफ जाते हुए देख रहे हैं बच्चे को। ठीक है। रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन भाग रहा है। तो अभी इसका जो रिलेटिव है वो है 9, लेकिन वो पॉजिटिव है, याद रहेगा। अब बेल्ट की वेलोसिटी आपको पता है, तो चाइल्ड की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी बताइए? 9 kph के अंदर आप VB को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। बताइए 9 kph प्लस 4 kph तो कितना आ गया बताइए? 13। चाइल्ड की वेलोसिटी उसको 13 kph दिखाई पड़ेगी उस सिचुएशन में जब चाइल्ड आपका बेल्ट के डायरेक्शन में भाग रहा है। फिर अब आइए सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कहता है स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट। फिर से आप वही इक्वेशन यूज करेंगे, VC माइनस VB। ठीक है। ये मैंने A के लिए बनाया, अब मैं B के लिए बना रहा हूँ, सॉरी B पार्ट के लिए। एक बार फिर से आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इक्वल टू 9, लेकिन इस बार ये 9 किधर है? नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस बार चाइल्ड की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी? तरीका तो वही होगा, ये जो -9 kph है इसमें VB आप ले जाके जोड़ेंगे। VB तो पॉजिटिव है, वो थोड़ी चेंज हो रहा है। -9 प्लस 4, तो आंसर कितना आ गया? -5। तो इस बार बैकवर्ड जाते हुए दिखेगा ज़मीन पे खड़े इंसान को, पीछे की तरफ बैकवर्ड जाता दिखेगा 5 किलोमीटर पर आवर से। सी पार्ट, टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन A एंड B। अब आइए ए केस में पहले निकालते हैं, यहाँ पे टाइम है ना, ध्यान से सुनिए, तो यही निकाल लूँगा। अब आप बोलिए ए केस में उसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना करना है अपनी फादर से मदर की तरफ जाते हुए? 50 मीटर। बेल्ट के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है ना सब कुछ, बेल्ट पे 50 मीटर, हाँ या ना?
अरे भैया बेल्ट को रोक दो, तब भी फादर से मदर की तरफ गया तो 50 मीटर गया ना। बेल्ट को रोक के सोचो, तो रिलेटिव टू बेल्ट उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है। बोलिए है कि नहीं है? 50 मीटर लिखा हुआ है ना, 50 मीटर। और उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है फर्स्ट केस में? ये अभी आपने निकाला है। रिलेटिव वेलोसिटी उसकी थी 9। निकाला नहीं हो तो ओरिजिनल है, उसको मत पुट कर दीजिएगा। 13 मत पुट करिएगा, 13 तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। रिलेटिव टू बेल्ट कितना है? 9। तो 9 तो KPH में है ना जी, तो KPH में तो इसको कन्वर्ट करिए तो क्या आएगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2.5 मीटर पर सेकंड आएगा। तो टाइम कितना आ गया बताइए? V रिलेटिव लिख दिया हमने, अब बताइए टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया S रिलेटिव डिवाइडेड बाई V रिलेटिव। बोलिए हाँ या ना? तो कितना आ गया S रिलेटिव बाई V रिलेटिव बताइए? 50 डिवाइडेड बाई 2.5। करेक्ट है? 25 दूनी 50, 20 सेकंड हो जाएगा ये। बोलिए फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन समझ में आया? अब सेकंड पार्ट का आप खुद निकालिए। बताइए सेकंड पार्ट में भी आपका S रिलेटिव कितना होगा बताइए? नहीं सॉरी, अगर मदर से फादर की तरफ जा रहा है तो भी 50 जा रहा है, ठीक है, फिर भी 50 जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं राइट में पॉजिटिव लूंगी, तो आप इसको -50 लिखिए। और इस बार आपकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दी हुई है? वो अभी भी 9 है, अभी भी 9 है। 9 ही है ना, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में 9 kph है कि नहीं? जिसको आप -2.5 लिख सकती है मीटर पर सेकंड, हाँ या ना? तो आपका टाइम क्या आएगा बताइए? इस केस में भी आपका टाइम 20 सेकंड आएगा। दोनों नेगेटिव हैं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है। मैच कीजिए आंसर। ले थे आपने अभी तक A और B पार्ट में यहाँ जितने आंसर निकाले, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का छोड़ दीजिए, खाली टाइम का जो आंसर आपने निकाला वो किसके रेस्पेक्ट में निकाला था? पेरेंट्स की जो मतलब दोनों मुझे नहीं पता, मैंने किया है कैलकुलेशन। बताइए किसके रेस्पेक्ट में निकाला है? बेल्ट के रेस्पेक्ट में। और पेरेंट भी किस पे खड़े हैं? बेल्ट के तो बेल्ट के रेस्पेक्ट में निकालिए, पेरेंट के रेस्पेक्ट में निकालिए। बात सेम है कि नहीं है? सेम है। विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू पेरेंट। बोलिए समझ में आया? क्यों? क्योंकि पेरेंट बेल्ट पे स्टेशनरी खड़े हैं, तो टाइम का आंसर चेंज नहीं करेगा। टाइम विल नॉट अल्टर, टाइम का आंसर चेंज नहीं होगा, नहीं करेगा। टाइम का आंसर चेंज नहीं करेगा, ठीक? करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन ग्राउंड पे खड़े आदमी का जो वेलोसिटी देख रहा था, पेरेंट को वेलोसिटी 9 ही दिखाई पड़ेगी इसकी, जो बेल्ट के रिस्पेक्ट में है। उनको ये 13 और 5 जो भी आपने निकाला था वो नहीं दिखाई पड़ेगी। मैच कीजिए आंसर इसका। चलिए पहले 3.28 करते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन इज शोन इन फिगर। विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल? गौर से देखिए, बताइए फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। ये वही फॉर्मूला है जो आपने डेवलप किए हैं। xt2 का मतलब फाइनल पोजीशन हुआ। xt2 का मतलब क्या हुआ? फाइनल पोजीशन। अब आप पहले ग्राफ भी देख लीजिए। अच्छा एक ग्राफ पहले देखिए, वीटी ग्राफ देखिए सब लोग, गौर से देखिए ग्राफ को। ये बताइए किस टाइप का मोशन हो रहा है यहाँ पे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है? यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता तो क्या अंतर होता ग्राफ में? सर वो तो स्ट्रेट लाइन होती वीटी की, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ है, सही है ना? एग्जैक्ट। तो जब आप नीचे सही या गलत बोलेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, ठीक? अब बताइए पहला इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? पहला इक्वेशन है x2 इक्वल टू x1। ये देखिए xt2 का मतलब क्या हुआ? पोजीशन है टाइम t2, सो बेसिकली इट इज़ फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस, ठीक है, ut1 मतलब वेलोसिटी एट टाइम t1 यानी इनिशियल वेलोसिटी। t1 यहाँ इनिशियल है, समझिएगा, प्लस हाफ a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ये तो ut प्लस हाफ a स्क्वायर ही हुआ ना? हाँ। अरे बाबा xt2 का मतलब क्या हुआ? xt2 का मतलब हुआ फाइनल पोजीशन। xt1 का मतलब क्या हुआ? पहले तो उसका नोमेनक्लेचर समझो, इनिशियल। वेलोसिटी एट t1 टाइम का मतलब क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी एट t2 टाइम का मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी है। और t2 माइनस t1 का मतलब क्या हुआ? टाइम इंटरवल t। तो ये इक्वेशन जो लिखा हुआ ऊपर वाले, ये और कुछ नहीं लिखा हुआ, ये हुआ x फाइनल इक्वल टू x इनिशियल प्लस ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यानी x फाइनल माइनस x इनिशियल की वैल्यू ये कह रहा है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर।
कह रहा है। हाँ और ये यूज कहाँ होता है, ये किस टाइप के मोशन में यूज होता है, फॉर्म में यूनिफॉर्म में मोशन में यूज होता है। ये किस मोशन में यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, किस तरह के मोशन में यूज होता है ये। तो एक्सेलरेटेड में यूनिफॉर्मली, और यूनिफॉर्म मोशन में कोई अंतर होता है कि नहीं होता है। मदरसे में थोड़ी पढ़ रहे हैं कि कुछ भी बोल देंगे, हैं, समझ में आ रही है बात। यूनिफॉर्म मोशन अलग कहानी होती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अलग कहानी होती है। यूनिफॉर्म मोशन में कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, हद हाल है भाई। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या सिचुएशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, नहीं है, तो ये यूज नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। वी टी टू का मतलब क्या है, वी फाइनल वी टी वन का मतलब क्या है, यू। ए टी टू का मतलब क्या है, ये तो ए टी है, 80 तो ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है, तो ये भी नहीं यूज हो सकता जी, क्योंकि ये स्पेशली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है। अब आ जाइए वी एवरेज। वी एवरेज का वैल्यू क्या लिखा हुआ, पहले हम इसको डिकोड करते हैं। तो ये लिखा हुआ है x2 माइनस x1 या x फाइनल माइनस x इनिशियल हाँ x फाइनल माइनस x इनिशियल और अपॉन में टाइम। अपॉन में टाइम। अब बताइए ये यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता। सर ये हो सकता ये हो सकता है, क्योंकि ये सभी जनरल तरह के मोशन के लिए यूज होता है, हाँ या ना। यस सर। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये सब में यूज होता है, तो ये बिल्कुल यूज हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। अब अगला आप खुद देख के बताइए कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। ए एवरेज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। बताइए ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ए एवरेज V माइनस यू डिवाइडेड बाई T2 माइनस सर T1 नहीं हो सकता। हो सकता है। एवरेज एक्सेलरेशन है ये, एवरेज एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला यही होता है। अच्छा मैं x से कंपेयर जो बेसिक ऑफ काइनेमेटिक्स में आएगा वो यूज हो सकता है। वहाँ ए था, ये ए एवरेज है, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हो सकता था वहाँ पे। आप वहाँ एवरेज लिख दो तो सही हो जाएगा। बी वाले इक्वेशन में आपने एवरेज लिखा ही नहीं। अगला देखिए एक्स T2 है ना, माइनस एक्स T1 ले आएंगे तो आ जाएगा V एवरेज इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एवरेज इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ये बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता, रीजन बताता हूँ आपको। ये देखिए इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को अगर डिकोड करें तो आ जाएगा x2 माइनस x1 को इधर ले आइए, हाँ सो इट इज x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल टू v v एवरेज इंटू टी, यस लिख सकते हैं, एन प्लस हाफ इंटू ए एवरेज इंटू टी स्क्वायर। अब महाराज ऐसा है कि इसको यूज करने के लिए आपका ए एवरेज मस्ट भी कांस्टेंट होना चाहिए, हाँ या ना। बट ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन हर मोमेंट पे सेम है, हाँ नहीं तो एवरेज बदलता जाता आपका। अगर आपके एक्सेलरेशन चेंज हो रहे हैं तो आपका एवरेज वैल्यू स्थायी नहीं बना रहेगा, समझ रहे हैं। एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, ये नहीं यूज हो सकता, ठीक है। अब आइए लास्ट x2 माइनस x1 अर्थात डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वीटी ग्राफ बाउंडेड बाई टाइम एक्सिस एंड द डॉटेड लाइन। बताइए, कह रहा है ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये हमको डिस्प्लेसमेंट दिखलाता है। बताइए ये सही बात है कि गलत बात है। इट इज़ शोइंग अस x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है वीटी ग्राफ का एरिया, बिल्कुल सही है, ये यूज़ हो सकता है। ओके तो तीन चीज़ें बेसिक पे वो यूज़ हो सकती हैं, बाकी नहीं हो सकती। बोले समझ में आ गया। हाँ द स्पीड टाइम ग्राफ इज शोन, ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल। ध्यान से सुनिए, बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवर्स निकालिए तो बहुत आसान है, ग्राफ आपका नेगेटिव में भी नहीं गया है, एरिया निकाल लीजिए, काम हो जाएगा, हाँ या ना। बताइए भाई स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बताइए। व्हाट इज द फंडा टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, कम ऑन। डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ या एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अरे बोलिए भाई, ठीक है, वेयर वी इज स्पीड। आइए अब 0 से 10 तक का एरिया निकालिए, बताइए कितना होगा। 120 का आधा हो गया, 60 मीटर आएगा पहला वाला। और 0 से फिर 2 सेकंड तक, 2 सेकंड से 6 सेकंड तक का निकालिए, आ गया।
अब 2 से 6 सेकंड तक का निकालने के लिए देखिए आपकी प्राइमरी स्कूल टेस्टिंग हो जाएगी यहाँ पे। 2 सेकंड से 6 2 सेकंड से 6 सेकंड के, तो ये देखिए 2 है। यस अब पहले तो आपको इस 2 का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, समझ रही है मैडम? ये 2 है, इस 2 का वेलोसिटी क्या होगा ये हम लोग निकालेंगे, और दूसरा ये 6 है मान लीजिए, तो इस 6 पे कितना वेलोसिटी होगा ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है? जो आप लोग से निकलेगा नहीं, क्योंकि स्कूल पास होने में और स्कूल असल में पास होने में बहुत अंतर होता है। निकल जाएगा तो बताइए, 2 सेकंड का निकाल के बताइए मेरे को क्या होगा, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? जो 5 का होगा 5 सेकंड पे वही 2 पे होगा, 5 पे तो 12 है। 5 पे 12 पागल हो क्या? क्या? इधर देखो, इसको वी लो, हाँ इधर देखो, ये वाला ट्रायंगल हाँ और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, हाँ है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लो। इसका साइड जो होगा वो वी होगा, हाँ राइट उसका करस्पॉन्डिंग साइड कितना होगा 12। अरे बोल, यस सर फिर छोटे वाले का एक बेस जो है वो 2 होगा अपॉन अपॉन 5, तो v का वैल्यू कितना आ गया 12 दूनी 24/5। 24/5 कितना होगा बताओ? 5 चौके 20, 4.8 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ यहाँ का स्पीड, ठीक? एरिया निकालने के लिए निकालेंगे ना, बिना इसके निकाले के एरिया कैसे निकालिएगा? अब आइए 6 सेकंड का निकालिए, इसका स्पीड को v डैश मान लीजिए, ये 6 है। अब ध्यान से सुनो, इसमें कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करेंगे देखो, हाँ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल होगा, और उसके बाद 10 वाला ये वाला ट्रायंगल होगा, सही है? यस सर चलिए बताइए, इसमें भी वैसे ही रेशियो लेके बताइए। छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट कितना हो गया बताइए? वी डैश, अपॉन में और बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट 12, 12 छोटे वाले ट्रायंगल का बेस 6 10 6 4 4, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस बड़े वाले ट्रायंगल का 10 बड़े वाले ट्रायंगल 5 5 5, तो कितना आ गया बताइए वी डैश का वैल्यू? 12 4 48 डिवाइडेड बाई 5, कम ऑन फाइंड इट। 48 डिवाइडेड बाई 5, 5 9 45, 5 36, 9.6 मीटर पर सेकंड, सही है? अब आपको एरिया कौन सा निकालना है? अगर 2 से 6 के बीच में निकालना है तो आपको डिस्टेंस कवर्ड कहाँ से कहाँ के बीच में निकालना है? 2 to 6 2 सेकंड टू 6 सेकंड्स। तो मैं एरिया शेड करता हूँ, आपको ये एरिया निकालना है। देखिए ये एरिया निकालना है, बोलिए समझ में आ रहा है? तो पिछला ट्रायंगल का जो एरिया निकाला तो उसमें से 2 ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। पिछला ट्रायंगल का एरिया आपने कितना निकाला था बताइए? 4.8 6। अरे ट्रायंगल का एरिया बोल रहा हूं मैं, ट्रायंगल सॉरी सो रही हो क्या? अच्छा वो वेलोसिटी पिछले ट्रायंगल का एरिया कितना निकाला था मैंने? 60 निकाला है ना? अरे ये बड़े वाले ट्रायंगल का, यार क्या हो तुम लोग यार, मतलब सही में यार 60 निकाला था ना? अब ये दोनों छोटे ट्रायंगल का एरिया बताओ, ये वाला माइनस करो इसमें से और ये वाला माइनस करो इसमें से, दोनों का एरिया बताओ कितना कितना होगा, माइनस करो बताओ। v का वैल्यू आ चुका है, पहले का होगा हाफ इंटू उसका अल्टीट्यूड कितना था 4.8 और उसका बेस कितना है 2, और दूसरे का हाफ, उसका अल्टीट्यूड कितना है 9.6 इंटू 4 कितना आया बताओ? 60 मीटर माइनस 4.8 माइनस 9.6 का डबल होगा यहाँ पे 19.2, ये टोटल इतना मीटर आ रहा है। कैलकुलेट करके बताओ, 60 माइनस 24, मेरे ख्याल से 36 मीटर आएगा। देखो आंसर पीछे पढ़ो। 2 stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 200 meter high with initial speed of 15 meter per second 30 meter per second, ठीक है? Verify the graph shown in figure correctly represents the time variation of relative position of second stone with respect to the first stone. Neglect air resistance
एंड अज्यूम दैट स्टोन्स डू नॉट रिबाउंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। अब मेरी बात 2 मिनट ध्यान से सुनो। सुनो, सबसे पहले क्लिफ का हाइट कितना दिया हो बताओ। व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ? 200 मीटर। सही है। 2 स्टोन्स को आपने फेंका है, एक ही साथ फेंका है, हाँ ठीक है। पहले वाले स्टोन को आपने किस वेलोसिटी से फेंका है? 15 15 दूसरे वाले स्टोन को आपने किस वेलोसिटी से फेंका है? 15 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। ये हमारा U1 और U2 हो गया, यस सर। एक साथ फेंका है। ऑब्वियसली 30 वाला पहले टकराएगा। हाँ जब तक 30 वाला टकरा रहा है तब तक इनका रिलेटिव मोशन होगा। उसके बाद 30 वाला भी खुद ग्राउंड बन जाएगा। उसके बाद एक्चुअल मोशन प्लॉट करना। 30 वाला ग्राउंड को कब टकराएगा पहले ये निकालना। पहले ये टकराएगा ना, हाँ। क्योंकि ज़्यादा स्पीड से फेंका गया। Exactly. तो हम लोग लेट अस फाइंड व्हेन इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 1 है। सेकेंड स्टोन हिट्स ग्राउंड। आइए, तो हम लिखेंगे 200 इक्वल टू, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर बना रहा हूँ, 30t, सब कुछ प्लस में आ रहा है इसलिए 10t² लिख सकता हूँ। 1 0 कट गया। एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा बताइए? t² प्लस 60 माइनस 40 इक्वल टू 0। सही है। 40, 10 4 जा 40, ठीक है। तो एलसीएम आ गया, ये फैक्टराइजेशन आ गया -4। तो t इक्वल्स टू तो टाइम की वैल्यू 4 सेकंड आ गई। 4 सेकंड तक इनका मोशन रिलेटिव मोशन का इक्वेशन लिखना है। आइए रिलेटिव मोशन का इक्वेशन बताओ। रिलेटिव मोशन का इक्वेशन भी कैसे लिखना है ये भी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको किसका डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में लिखना है? सेकंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन, और वो भी डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ही ना है। अरे दोनों एक साथ चले थे ना, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, वही उसका पोजीशन हो गया ना। एक साथ आप चले, कोई आदमी आपसे आगे भाग रहा है, आप भी डिस्प्लेस हो रहा हो, वो भी डिस्प्लेस हो रहा है, तो आपके रिस्पेक्ट में जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वही तो उसकी पोजीशन हुई ना। ओरिजिन तो आपके पास है। हाँ ठीक है हमारे सो S21 हमें चाहिए, यानी हमें S2 माइनस S1 चाहिए, और ये काम हमें अप टू 4 सेकंड तक करना है, याद रहे। अप टू किस टाइम तक? 4 सेकंड। अब हमारा S2 का क्या इक्वेशन है बताइए? S2 का इक्वेशन है हमारा 30 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10t²। हम लगातार डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। माइनस S1 का है 15t, 15 है ना, और इसका भी है प्लस हाफ इंटू 10t²। मैं भी ब्रैकेट लगाऊंगा ऐसे, तो हमारा ये आंसर देखिए, हाफ 10t² कट जाएगा, ये मात्र 15t आएगा। 15t का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया। और टाइम के साथ ये रिलेटिव पोजीशन आपका इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 4 सेकंड पे बढ़ के 60 का हो जाएगा। दोनों के बीच में कितना मीटर का गैप हो जाएगा? 60 मीटर का। t इक्वल टू 4 सेकंड पे ये गैप कितना बन जाएगा बताइए? 15 के रेट से 60 बन जाएगा ना। तो अगर s t पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो देखिए 4 सेकंड तक, अब ये 4 सेकंड की जगह 10 सेकंड दिखा रहा है। हमने फैक्टराइजेशन सही किया है ना जी? एक बार देखिए दोबारा से। तो थ्रोन अप, अच्छा गलती हो गई हमसे। क्या गलती हो गई? हमने दोनों का डाउनवर्ड फेंकवा दिया है, ठीक है। तो फिर से करेक्शन करते हैं, डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। नष्ट भ्रष्ट हो गया काम। आइए देखिए, तुम लोग भी तो पता नहीं क्या खा के सोई हुई हो ना, समझ में नहीं आता तुम लोग को जी। क्वेश्चन पूरा, बन जाता है। क्वेश्चन जो है वो क्या लिख रहा है ये भी नहीं देखने का टाइम है तुम लोग के पास। बताओ, u की वैल्यू दी हुई है 15 और u2 की वैल्यू दी हुई है 30। देखिए क्लिफ से 2 स्टोन फेंक रहे हैं, एक का वेलोसिटी 15 है, दूसरे का 30 है, ठीक है। अब देखिए, जब 2 हिट को ग्राउंड करेगा उस समय हम टाइम निकालना चाहते हैं। डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेके सारा इक्वेशन लिखा हुआ है। S इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगाया, 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, -30 की इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अपवर्ड फेंक रहे हैं हमने, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया है। एक्सेलरेशन को हमने प्लस g लिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सॉल्व किया, टाइम की वैल्यू 10 सेकंड आ गई। बोले समझ में आ गया? ये हमें जो पूरा का पूरा रिलेटिव का इक्वेशन लिखना है दोनों पार्टिकल के बीच का, वो हमें कितने सेकंड तक लिखना बताइए? 10 सेकंड तक, अप टू 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड तक लिखना है बस। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो आपका सेकंड स्टोन ज़मीन पे पहुंच जाएगा और उसके बाद सेकंड स्टोन खुद भी ग्राउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही फिर लिखना होगा। अब ये हमने S2 माइनस S1 निकाला है, S2 का इक्वेशन S1 का इक्वेशन एनी टाइम t पे निकाला है, तो हमारा हाफ AT स्क्वायर वाला टर्म कट गया। ठीक है, यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। ठीक है, दोनों नेगेटिव होगा क्योंकि हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना। तो हमारा S21 का वैल्यू कितना हो गया? हमारा S21 का वैल्यू कितना हो गया बताइए? 15t हो गया। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ 10 सेकंड तक, अप टू 10 सेकंड यही ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है 10 सेकंड तक, और 10 सेकंड में इनके बीच का सेपरेशन 15 के रेट से बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? ये देखिए यार, फैक्टराइजेशन गलत हुआ है क्या? कि क्यों कोई और टाइम दिखा रहा है? 10 सेकंड तक होना चाहिए था ये तो। मुझे तो 10 नहीं दिख रहा है, मैं नीचे बढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो 8 तक दिख रहा है। ये फैक्टराइजेशन चेक करो एक बार दोबारा। हैं 20 दूनी 40, 1 0 काट दिया। आंसर देखो जरा पीछे एक बार। 6 x2 माइनस x1 15d है। 15t है। हाँ, और x2 माइनस x1 का जो मतलब हुआ है 200 प्लस 30t माइनस 30 से कर्व। नहीं, वो छोड़ो, कितने सेकंड तक का जो गैप है उसमें देखो ना, टाइम्स इधर दो, तुमको नहीं समझ में आएगा आंसर। ठीक है, फिर से बताओ कि समझ में आ गया? दो बॉल्स फेंके हैं, एक तो ऊपर फेंका है, दूसरे को भी ऊपर फेंका है, एक को 15 से फेंका है, दूसरे को 30 से फेंका है। टावर का हाइट है 200 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? 30 वाला ही पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा 30 वाला? क्योंकि ज़्यादा स्पीड से। क्योंकि ज़्यादा स्पीड से, जब वो रिटर्न में भी आएगा तो ज़्यादा स्पीड से आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आएगा, ज़्यादा स्पीड आएगा उसका। ठीक नहीं, अब ऊपर फेंका है ना, इसको फिर से हमें बनाना चाहिए। रुक जाओ, हम लोग बेसिक से कैलकुलेट करेंगे। पहले कौन पहुंचेगा ये निकालेंगे उसके। यहाँ तक डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं। पहले दोनों के ज़मीन पे पहुंचने का टाइम निकालते हैं, पहले ज़मीन पे कौन पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए दोनों के लिए UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाते हैं। डाउनवर्ड पॉजिटिव लेके लगाते हैं। किधर पॉजिटिव लिया हमने? डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया। तो बताइए पहले वाले के लिए इक्वेशन हो जाएगा 200 इक्वल टू -15 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10t स्क्वायर। बोली सही है? ये हो गया 200 इक्वल टू -15t प्लस 5t स्क्वायर। बोली सही है? 5 से काट दीजिए, इक्वेशन बनेगा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस इधर आके -40 बन जाएगा। ठीक है, 8 × 5 = 40, 8 और 5 सेकंड का फैक्टर आएगा। टाइम 8 सेकंड आ रहा है इसीलिए। ठीक, दूसरे का अगर हम निकालें तो उसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए? और इक्वेशन में क्या परिवर्तन आएगा बस बताइए? -30 200 इक्वल टू -30t प्लस हाफ इंटू हाफ है ना 10t स्क्वायर। तो इससे आपका इक्वेशन जो बन के आएगा, 1 0 काट दीजिए, कट गया। आपका इक्वेशन इससे आएगा t स्क्वायर -6t माइनस 40 इक्वल टू 0। इसका टाइम आएगा फैक्टराइज करके t माइनस 10 इंटू टी प्लस 4। इसका वैल्यू आएगा t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। पहले कौन पहुंचा? 30 वाला पैसा बोले, 15 वाला। जिसको 15 से फेंका है वो पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर फेंका था ना, पहले पहुंच गया। टाइम कम है और कब पहुंचा? 8 तक। 8 सेकंड। तो रिलेटिव मोशन का इक्वेशन आपको कब तक लिखना है? 8 तक लिखना है। ठीक है, एस रिलेटिव टिल 8। एस रिलेटिव हम लोग बनाएंगे, यानी किसका? टाइम वेरिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अभी भी सेकंड वाले का ही हम बना रहे हैं फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, लेकिन बनाएंगे 8 सेकंड तक, और पहला वाला ग्राउंड पे पहुंचेगा। ऑब्जर्वर पहला वाला है, S21 लिखेंगे।
S21 की वैल्यू लिखेंगे S2 माइनस S1 करके हम लोग, हाँ है ना। S2 को हम लिखेंगे -30t प्लस हाफ 10t², और S1 को हम लिखेंगे -15t प्लस हाफ 10t²। बोलिए हाँ या ना। ये देखिए हाफ AT² वाला टर्म कट जाएगा, आपके पास बचेगा -15t। ये आपका रिलेटिव का इक्वेशन आ गया। -15t नहीं आया, -15t आया, +15t आया। माइनस आना चाहिए। एक बार फिर से देख लो किसका रिलेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन निकालना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। Yes, तो sir. S2 में से S1 को माइनस करना, समझ में आई बात। अब हमारा नेगेटिव आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है ना। बताइए पहले कौन उतर रहा है, आप 1 हैं, आप गिर रही हैं, और S2 अभी उतना नहीं गिरा जितना आप गिरे हैं, तो आपको S2 किधर दिखेगा, ऊपर दिखेगा। तो आपके रेस्पेक्ट में S2 की डिस्प्लेसमेंट क्या है बताइए, ऊपर है, सही है। तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, आपने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है तो, ठीक है। अगर आप अपवर्ड पॉजिटिव लेती तो आपको यही पॉजिटिव दिखता, तब आपका ये जितना वेलोसिटी होता वो पॉजिटिव में पुट होता, और ये जो AT² है ये नेगेटिव में पुट होता, ठीक है। ये नेगेटिव इसलिए आया है बिकॉज यू हैव टेकन डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। अगर आप इसको अपवर्ड एज पॉजिटिव लेती तो नए साइन कन्वेंशन में आपका जो S रिलेटिव दिखता, यानी आपका जो S21 दिखता वो क्या दिखता बताइए, पॉजिटिव दिखता, क्योंकि 2 वाला पार्टिकल हमेशा 1 वाले पार्टिकल के ऊपर होगा, क्योंकि 1 वाला जल्दी जल्दी नीचे आ रहा, ठीक। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बनेगा। अब इन्होंने अपवर्ड पॉजिटिव लेके बनाया है तब इनका ग्राफ ये आया, हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया था। अगर हम अपवर्ड पॉजिटिव लेते तो क्या होता बताइए, सारा चेंज होता, U का साइन पॉजिटिव हो जाता, एक्सेलरेशन का नेगेटिव हो जाता। इक्वेशन का सोल्यूशन बिल्कुल सेम होता, इक्वेशन में टाइम में कोई चेंज नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, केवल यहाँ रिलेटिव का इक्वेशन बदल जाता। तो इन्होंने अपवर्ड पॉजिटिव लेके बनाया है, तो इसलिए इनका ग्राफ 15t देखिए 8 सेकंड तक आपका आया, और 8 सेकंड तक 15 × 120 मीटर तक का इनके बीच में दूरी बन जाएगी, समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद पार्टिकल 1 गिर गया, अब कौन मूव कर रहा है, पार्टिकल 2। तो अब इस गिरे हुए सिचुएशन को हम दोबारा से देखते हैं, लेकिन इस बार हम इनके हिसाब से साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कौन नीचे गिरा हुआ बताइए, 1 गिरा हुआ, तो 1 बन गया ग्राउंड के साथ, अब ग्राउंड ही बन गया, और 2 को देखा जा रहा है, किसको देखा जा रहा है, 2 और 2 किधर आ रहा है, नीचे, हम देखना शुरू कर रहे हैं कब, 8 सेकंड। 8 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी आ चुकी है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी था कितना बताइए, 30, वही कन्वेंशन हमारा पुराना वाला डाउनवर्ड, ठीक है। U + AT लगा रहा हूँ मैं, तो ये हो गया 50। अरे भैया V = U + AT लगाया है, 50 से हम देखना शुरू कर रहे हैं, लेकिन रुक जाइए, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। इस हालत में इनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो ग्राफ पे दिख रहा था, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अभी तक इनके बीच में 15t यानी 120 का बन चुका था ना। अब 120 के लिए आपको ये काम करना है, बाकी का रिलेटिव लिखना, इक्वेशन लिखना, इन दोनों के बीच की दूरी लिखनी है। तो यहाँ से अब ये फर्दर चला, मान लीजिए इस टाइम को अगर आप 0 मान लीजिए, तो यहाँ से फर्दर t सेकंड अगर ये चला तो ये यहाँ तक आएगा। हाँ, मैं पार्टिकल 2 की बात कर रहा हूँ, यस, ठीक है, मैं पार्टिकल 2 की बात कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल 2 ने कितना समय बिताया बताइए, t बिताया। तो बताइए अब इसका डिस्प्लेसमेंट ये t सेकंड में, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t = 8 टू t = 8 + t कितना होगा, दैट विल बी 50t प्लस हाफ इंटू 10t²। बोलिए होगा कि नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी 50 लेंगे ना अब, ओके, सही है। तो कितना आ रहा है बताइए, ये आ रहा है 50t + 5t², सही है। लेकिन होल्ड इट, ये तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, आपको तो S2 और S1 का डिस्टेंस देखना है ना। तो S2 का पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, ये आप निकालेंगे कैसी, 120 में से इसको माइनस करके, प्लस 5t² को माइनस करके। बोलिए समझ में आ रहा है। अब ये बताइए कि इसका शेप कैसा होगा, पैराबोलिक ही होगा ना। अरे भैया t² पे डिपेंड कर रहा है ना, t² पे डिपेंड कर रहा है ना, तो पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा। इसीलिए सेकंड हाफ जो बना हुआ है पैराबोलिक बना हुआ है। हाफ फर्स्ट हाफ लीनियर था ना, सेकंड हाफ में ये जो इक्वेशन आ रहा है आपका
वो पैराबोला का आ रहा है। तो बिल्कुल सही बन रहा है और ये लगातार कम होता जाएगा, टाइम के साथ ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी और 120 में से ये वाला टर्म जो है नेगेटिव वाला कम होता जाएगा। अब आप इसको 0 पुट करके देख सकते हैं कि अगले 2 सेकंड में आके इससे मिल जाएगा। आप इसको 0 पुट कर लीजिए या ये देख लीजिए कि ये 120 कब हो जाएगा, ये 50t प्लस 50t प्लस 5t स्क्वायर वाला 120 कब होगा, ये आप देख लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको t फर्दर मिल जाएगा 2 सेकंड, यानी और 2 सेकंड में इनका ये 120 का गैप पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ये था आपका NCERT 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब 2 डायमेंशनल मोशन पे प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसका डिस्कस करेंगे, फिर मॉड्यूल पे जाएंगे। क्लिप्स देख लिए?